ऑडियो नंबर 7। सहकारिता ने गवर्नर बनाया। आगे पढ़ने की बहुत इच्छा थी, पर करते क्या। पास में तो गुजारे का भी प्रबंध नहीं था। युवक ने सोचा, बाहर चलना चाहिए। आजीविका और पढ़ाई के खर्चे का प्रबंध अपने आप करके पढ़ना चाहिए, पर पढ़ना अवश्य है। ऐसा निश्चय करके उसने अभिभावकों से किसी प्रकार 20 रुपए और किराए का प्रबंध करा लिया और बम्बई चला आया। उन दिनों बम्बई इतनी महंगी नहीं थी जितनी आज है। 5 रुपए मासिक पर मकान किराए में मिल जाता था, पर जिसके पास आदि से अंत तक कुल 20 रुपए ही थे, उसके लिए 5 रुपए ही पहाड़ के बराबर थे। अब क्या किया जाए। यदि 5 रुपए मासिक किराए का कमरा लेता हूँ तो 20 रुपए कुल 4 महीने के किराए भर के लिए हो जाएंगे। इस विचार चिंतन के बीच युवक को एक उपाय सूझा। सहयोग और सहकारिता का जीवन। एक सीख बुहारी नहीं कर सकती। अकेला व्यक्ति सेना नहीं खड़ा कर सकता। एक लड़के के लिए एक स्कूल खुले तो संसार की अधिकांश धनराशि पढ़ाई लिखाई में चली जाए। यूं कहें कि रहने के मकानों के लिए स्थान ही न रहे, हर स्थान स्कूल बन जाए। ऐसी दिक्कतों से बचने के लिए सहकारिता एक देवता है, जिसमें छोटी छोटी शक्तियां एकताबद्ध होकर अनेक महत्वपूर्ण साधन सुविधाएं जुटा लेते हैं। छोटी छोटी शक्तियां मिलकर बड़ी शक्ति बनकर बड़े लाभ अर्जित कर ले जाते हैं। जिस समाज, जिस देशों में सहयोग और सहकारिता का भाव जितना अधिक होगा, वह देश, वह समाज उतना ही सुखी, सशक्त और समुन्नत होगा। ऐसे उदाहरण युवक के लिए प्रकाश बन गए। उसने अपनी तरह के 4 और निर्धन विद्यार्थी खोज लिए और एक कमरा 5 रुपए मासिक पर किराए में ले लिया। प्रत्येक लड़के को अब 1 रुपए मासिक देना होगा। इस तरह जो 20 रुपए केवल 4 माह के किराए भर के लिए पर्याप्त थे, यदि उन्हें किराए में ही खर्च कर दिया जाता तो 5 गुना अधिक समय अर्थात 20 महीने के लिए पर्याप्त होते। फिर आई भोजन की समस्या। अकेले भोजन पकाते तो 20 रुपए एक ही महीने के लिए होते। लकड़ी, कोयले, बर्तन एक व्यक्ति के लिए भी उतने ही चाहिए जितने में 5 व्यक्ति आराम से खाना बनाकर खा लेते। व्यक्तिवाद सामूहिकता से हर दृष्टि से पीछे है। सामूहिक परिवार आज भी आर्थिक और भावनात्मक दृष्टि से बड़े लाभदायक हैं। पहले तो उन्हें इस वैज्ञानिक लाभ के कारण ही प्रतिष्ठापित किया गया था। आज भी यदि कई कई व्यक्ति मिलकर खाने पीने, रहने, काम करने की आदत डालने का प्रयत्न करें तो वे उन लाभों को स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। युवक ने इस समस्या का समाधान भी ऐसे ही किया। एक ऐसा ढाबा ढूंढ लिया जिसमें कई लोगों का खाना एक साथ पकता था। यह भी उसमें सम्मिलित हो गए। मासिक खर्च कुल 5 रुपए आया। जो पैसे एक ही महीने में खाना देने भर के लिए थे, अब उनसे कम से कम 4 माह की निश्चिंतता हो गई। अब रही बात पढ़ने की, सो वह एक स्कूल में भर्ती हो गया। किताबों का खर्च था, उसे भी सामूहिकता के स्वरूप पिटेट नामक पुस्तकालय ने पूरा कर दिया। अनेक लोगों के सहयोग और चंदे से बना पुस्तकालय न होता तो उससे इस युवक की तरह सैकड़ों हजारों लोगों की ज्ञानार्जन की पिपासाएं अतृप्त ही रह गई होती। 1 रुपए की सदस्यता से जब तक पढ़ा, स्कूल की पुस्तकें काम देती गईं। आप विश्वास नहीं करेंगे, पर उसने इसी तरह एडवोकेट बनने तक की शिक्षा पाई। इस बीच वह कई स्थानों पर लिखने का काम करता रहा, जिससे वह कपड़े लत्ते, शाक भाजी का खर्च निकालता रहा। इस युवक का नाम था कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी, जो एक समय उत्तर प्रदेश के गवर्नर पद तक पहुंचे और जो देश के माने हुए साहित्यकार एवं राजनैतिक नेता थे। नियमों के सामने छोटे बड़े सब एक हैं। मैसूर के दीवान की हैसियत से वे राज्य का दौरा कर रहे थे। एक गांव में वे अकस्मात बीमार पड़ गए। ऐसा तेज ज्वर चढ़ा कि 2 दिन तक चारपाई से न उठ सके। गांव के डॉक्टर को उनकी बीमारी का पता चला तो भागा भागा आया और उनकी देखभाल की। उसके अथक परिश्रम से वे अच्छे हो गए। डॉक्टर चलने लगे
तो उन्होंने 25 रुपए का चेक उनकी फीस के बतौर हाथ में दिया। डॉक्टर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, साहब, यह तो मेरा सौभाग्य था कि आपकी सेवा करने का अवसर मिला। मुझे फीस नहीं चाहिए। चेक हाथ में थमाते हुए उन्होंने कहा, हर बड़े आदमी की कृपा छोटों के लिए दंड होती है। आप ऐसे अवसरों पर फीस इसलिए ले लिया कीजिए ताकि गरीबों की बिना फीस भी सेवा कर सकें। ऐसा न किया कीजिए कि दवाएं किसी और पर खर्च कर पैसे किसी और से वसूल करें। यह थी उनकी महानता। जहाँ बड़े लोग अपनी सेवा मुफ्त कराने, अनुचित और अत्यधिक सम्मान पाने में बड़प्पन मानते हैं, वहाँ उन्होंने परिश्रम, नियमितता और कर्तव्य पालन में ही गौरव अनुभव किया। और यदि यह कहा जाए कि अपने इन्हीं गुणों से उन्होंने एक साधारण व्यक्ति से उठकर देश के सर्वाधिक ख्याति लब्ध इंजीनियर का पद पाया, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। वे नियम पालन में डॉक्टर के सामने क्या बड़े से बड़े व्यक्ति के सामने भी उतने ही तटस्थ रहे, कभी लचीलापन व्यक्त नहीं किया। उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई। अलंकरण समारोह में उपाधि ग्रहण करने के लिए वे दिल्ली आए। नियम है कि जिन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया जाता है, वे राष्ट्रपति के अतिथि होते हैं और राष्ट्रपति भवन में ही निवास करते हैं। उन्हें भी वहीं ठहराया गया। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रतिदिन उनसे मिलते थे और उनके सानिध्य में हर्ष अनुभव करते थे। एक दिन जब राष्ट्रपति उनसे मिलने गए तो उन्होंने देखा कि वे अपना सामान बांध रहे हैं और जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने आते ही पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं? अभी तो आपका ठहरने का कार्यक्रम है। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ है तो, पर अब कहीं दूसरी जगह ठहरना पड़ेगा। यहाँ का यह भी तो नियम है कि कोई व्यक्ति 3 दिन से अधिक नहीं ठहर सकता। राष्ट्रपति बोले, आप तो अभी यहीं रुकिए। तो उन्होंने कहा, नियमों के सामने छोटे बड़े सब एक हैं। मैं आपका स्नेह पात्र हूँ, इस कारण नियम का उल्लंघन करूँ तो सामान्य लोग दुखी न होंगे क्या? और यह कहकर उन्होंने अपना सामान उठवाया, बाबूजी को प्रणाम किया और वहां से चले आए। शेष दिन दूसरी जगह ठहरे, पर राष्ट्रपति के बहुत कहने पर भी वहां ना रुके। नियम पालन से मनुष्य बड़ा बने, केवल पद और प्रतिष्ठा पा लेना ही बड़प्पन का चिन्ह नहीं। सूर्य चंद्रमा तक सनातन नियमों की अवहेलना नहीं करते हुए ही पूज्य और प्रतिष्ठित हैं, तो समुचित कर्तव्य और नियमों के पालन से मनुष्य का मूल्य कैसे घट सकता है, भले ही काम कितना ही छोटा क्यों ना हो। वह थे देश के महान इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिनकी प्रतिष्ठा और प्रशंसा भारतवर्षी नहीं, इंग्लैंड और अमेरिका तक में होती थी। पद के लिए नहीं, वरन कार्यकुशलता, नियम पालन, अनुशासन और योग्यता जैसे गुणों के लिए। समय से मूल्यवान सत्य है। पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय अपने विद्यार्थी जीवन में बड़े तेजस्वी, मेधावी तथा अध्ययनशील छात्र थे। प्रायः अपनी कक्षाओं में वे सर्वप्रथम आते थे। वर्ण्य घटना उस समय की है जब वह कॉलेज के 3रे वर्ष में पढ़ रहे थे। जिस कॉलेज में वे पढ़ते थे उसके फाटक के सामने एक प्राध्यापक की मोटर कार से दुर्घटना हो गई। यह दुर्घटना प्राध्यापक महोदय द्वारा की गई असावधानी के कारण घटी थी और डॉक्टर राय भी उनकी ही कक्षा में पढ़ते थे। उस दुर्घटना की खबर कोतवाली तक पहुंची और पुलिस ने जांच की। घटना स्थल पर जो जो व्यक्ति उपस्थित थे उनकी भी साक्ष्य ली गई। साक्ष्य लेने वालों में डॉक्टर राय भी थे। अदालत में प्राध्यापक के ऊपर केस चला। विधान चंद्र साक्षी के लिए अदालत में प्रस्तुत हों इससे पूर्व ही प्राध्यापक महोदय ने उन्हें अपने पक्ष में गवाही देने के लिए कहा। राय ने स्पष्ट कहा कि तथ्यों को छुपाकर न्याय की हत्या करने का साहस मुझ में नहीं है। प्राध्यापक ने उन्हें बहुत बहलाया, फुसलाया, परंतु राय ने एक न सुनी और न ही मानी। अंत में सब प्रयत्न विफल जाते देख प्राध्यापक ने उन्हें घाटे में रहने की धमकी भी दी, परंतु इस धमकी का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ।
अदालत में प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में राय ने जो भी घटना देखी थी उसका आंखों देखा विवरण यथा तथ्य सुना दिया। उन्होंने स्पष्ट बताया कि दुर्घटना प्राध्यापक महोदय की असावधानी के कारण हुई है तथा इसके लिए वे ही दोषी हैं। घटनास्थल पर उपस्थित अन्य व्यक्तियों में से कई ने इस प्रकार के बयान दिए थे। कुछ छात्रों ने, जो वहां उपस्थित नहीं थे, प्राध्यापक के पक्ष में झूठ मूठ ही बयान दे डाले। लेकिन राय की आंखों देखा विवरण तथ्यपूर्ण और अधिक प्रामाणिक जचा तथा न्यायाधीश ने प्राध्यापक को दोषी पाया। इस अपराध के दंड स्वरूप जुर्माना हुआ। इस मामले में प्राध्यापक ने जुर्माना तो भर दिया, परंतु राय के प्रति उनके मन में निंद्य प्रतिशोध की भावना घर कर गई। यह बात उन्होंने मन में गांठ बांध ली और प्रतिशोध का अवसर भी शीघ्र आ गया। कुछ दिनों बाद विद्यालय की परीक्षाएं हुई। राय ने परीक्षा की तैयारी पूरे मन से की थी, परिश्रम पूर्वक पढ़ा था और प्रत्येक प्रश्न पत्र को ठीक ठीक हल किया था। उक्त प्राध्यापक ने अपने साथियों पर अपने प्रभाव का उपयोग कर राय को अनुत्तीर्ण करा दिया। यही नहीं, अपने विषय में भी बहुत कम अंक दिए, जिससे वे पूरक परीक्षाओं में भी बैठ नहीं सके। इस परिणाम की किसी को भी आशा नहीं थी। छात्रों में राय का अच्छा स्थान था, अतः वही लोग भी दुखी हुए जो स्वयं तो उत्तीर्ण हुए थे परंतु अपने मेधावी साथी से आगे निकल गए थे। सब लोगों को आश्चर्य था, परंतु राय जरा भी विस्मित नहीं हुए थे। वे इस प्रकार के परिणाम का कारण समझ चुके थे। उन्हीं प्राध्यापक महोदय की कृपा है यह, जिन्होंने अपने पक्ष में गवाही देने के लिए फुसलाया, बहलाया और धमकाया भी था। एक बार उक्त प्राध्यापक की भेंट राय से हुई। उन्होंने पूछा, जानते हो विधान चंद्र, तुम क्यों उत्तीर्ण हुए? हाँ, भली भांति जानता हूँ। जानता ही नहीं, मुझे इसका पूर्वानुमान भी था। तो जानबूझकर भी तुमने ऐसी चेष्टा क्यों की? मेरे पक्ष में गवाही देते तो तुम्हारा यह वर्ष यूं ही जाने से तो बच जाता। प्राध्यापक बोले, वर्ष बर्बाद जाने का मुझे कोई रंज नहीं है। रंज तो तब होता जब अपनी आत्मा का हनन कर सत्य को छुपाता, क्योंकि मेरी दृष्टि में सत्य वर्ष से भी अधिक मूल्यवान है। विधान चंद्र राय का यह उत्तर था। कारुणिक संवेदनशीलता। बंगला भाषा के प्रख्यात साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कृतियों में जो सजीव प्राण हैं, वे प्राण उनके व्यक्तित्व और अंतस से ही प्रसूत हुए हैं। वस्तुतः किसी भी रचनाकार की कृतियां उनकी कलम से नहीं, उनके हृदय से ही अनुप्राणित होती हैं। शरद बाबू के एक निकटवर्ती मित्र ने उनकी इस प्राणदायिनी क्षमता का उल्लेख करते हुए लिखा है, संसार में मनुष्य का मनुष्य के प्रति जो कर्तव्य और सहज भाव है, शरद चंद्र की कृतियों में वही भाव गहरी अनुभूतियों और मस्तिष्क के विचारों द्वारा जीवन के विश्लेषण के रूप में मूर्तिमान हो उठा है। समाज के जो कलुष हैं, जो विद्रूप हैं, उन्हें देखकर शरद चंद्र विचलित हो उठते हैं। उनकी यह संवेदनशील करुणा ही उनकी रचनाओं में हमें डुबो देती है। एक बार की घटना है, रात अधिक हो गई थी और शरद बाबू अपने मित्र के घर से लौट रहे थे। साथ ही मित्र दंपत्ति भी, नरेंद्र देव और श्रीमती राधा रानी भी थे। 10:30-11 बजे का समय हुआ होगा। यातायात कम हो चला। तीनों बातें करते हुए चले जा रहे थे। मंडीतिया रोड के एक मोड़ पर पहुंचकर उन्होंने देखा 3-4 लोग एक वृक्ष के नीचे जोर जोर से बातें कर रहे थे। उन व्यक्तियों की कुछ बातें शरद बाबू के कानों तक भी पहुंची और वे सुनकर ठिठके, साथ ही भी रुक गए। तभी वृक्ष के नीचे खड़े व्यक्तियों में से किसी एक ने कहा, महोदय जरा सुनिए तो। तीनों उधर की ओर चल दिए। जाकर देखा, लाल कपड़े में लिपटा हुआ एक नवजात शिशु पड़ा हुआ है। कहना नहीं होगा, पथभ्रष्ट यौनाचार के ही परिणाम स्वरूप कोई युवती या महिला अपने मातृत्व का बेतरह गला घोंटकर यह दुष्कृत्य कर गई थी। सद्यजात बालक को जब देखा शरद बाबू ने, उस समय उसके शरीर पर चींटियां रेंग रही थीं और उनके काटने से उसकी देह में स्थान स्थान पर लाल रंग चढ़ गया था। शरद बाबू ऐसी स्थिति में कैसे घर जा सकते थे?
वहाँ उपस्थित लोगों के साथ विचार विमर्श कर उन्होंने निश्चय किया कि बालक को अस्पताल भिजवा दिया जाए, ताकि संसार में हाल ही आया यह अतिथि यूं ही न विदा हो जाए। अस्पताल वालों को इसकी सूचना देने और शिशु को वहां भिजवाने की व्यवस्था करने के लिए शरद बाबू ने अपने मित्र नरेंद्र को पास ही कहीं मिल जाए तो फोन करने के लिए कहा और खुद बच्चे के आधार की व्यवस्था में लगे। जन्म लेने के बाद से अभी तक जिसके गले में कुछ भी नहीं उतरा था। दूध तो बच्चे ने नहीं पिया, शहद अवश्य उसके गले से नीचे उतरा। फिर वे नरेंद्र के पास पहुंच गए, जो पास ही एक मिठाई वाले की दुकान पर अस्पताल वालों को फोन कर रहा था। अस्पताल वालों ने इस प्रकार मिले अवांछित बालक को लेने से इनकार कर दिया। नियमानुसार पहले इसकी सूचना पुलिस को देनी पड़ती थी, अतः पुलिस को फोन किया गया। पुलिस स्टेशन से तत्काल कोई आने को तैयार नहीं हुआ। नरेंद्र ने पुलिस को शरद बाबू का हवाला दिया तो वहां से आदमी भेजने की व्यवस्था की गई। कुछ देर बाद 2 पुलिसमैन घटनास्थल पर आए। शरद बाबू और उनके साथी तब तक वहीं खड़े रहे। बच्चे को पुलिस के सुपुर्द करने तथा उसकी व्यवस्था करने में रात के 2 बज गए, पर शरद बाबू के चेहरे पर न विषाद आया और न सुस्ती। वे उसी प्रकार बच्चे की उपयुक्त व्यवस्था में लगे रहे। कलकत्ता जैसे शहर में इस प्रकार की घटनाएं उस समय कोई खास महत्व नहीं रखती थीं, पर शरद बाबू के समक्ष कहीं कोई जीवन तड़प कर प्राण छोड़ जाए, उनसे सहन नहीं हो सकता था। यही कारुणिक संवेदनशीलता उनके साहित्य को वह शक्ति दे गई जो पाठक को भी करुणाद्र कर जाए, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है।